हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेल्टा फॉर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली इन्वायरमेंटल इश्यूज पे जो हमारे टॉपिक्स चल रहे थे। तो आज का टॉपिक है हमारा एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स। बात करते हैं बच्चों एग्रोकेमिकल्स। तो देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीजें हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में जिन जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एग्रोकेमिकल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि एग्रोकेमिकल की डिफिनेशन क्या होती है। दे आर the generic name given to the chemicals बात इसमें कर लेते हैं जैसे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। तो यहां पे देखिए बच्चों, जनरली का मतलब होता है कि जिसमें कोई चीज की ब्रांडिंग ना हो, यानी कि वो मूलभूत आसानी से बनाया जा सके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि दे आर द जेनेरिक नेम गिवन टू द केमिकल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड। और ये तीनों ही चीज बच्चों क्या होती है कि एग्रीकल्चर फील्ड में इस्तेमाल की जाती है। हम पेस्टिसाइड यानी इसे कीटनाशक कहते हैं, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर फील्ड्स में जो कीड़े मकोड़े लगते हैं, जो भी कीट लगते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है यहाँ पे कि बेसिकली पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स में, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, कंफ्यूजन ये है बच्चों की। देखिए पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं कि ये कीटनाशक कहलाते हैं, यानी ये कीड़े मकोड़ों को मारते हैं जो भी हमारे प्लांट्स में होते हैं। तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये उसमें उपस्थित जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और प्लांट्स को कंट्रोल करते हैं। बट फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को मजबूत करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजर्स को अगर आप हिंदी में कहते हैं इसे आप खाद कहते हैं। तो फर्टिलाइजर्स का काम क्या होता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट पहुंचाना, उसकी ग्रोथ में यानी उसके डेवलपमेंट में उसकी मदद करना। एंड पेस्टिसाइड का काम होता है कीटों को मारना। पेस्टिसाइड्स के वो जो है डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे इसमें हम देख लेते हैं पेस्टिसाइड्स में इंसेक्टिसाइड, सेकेंड हर्बिसाइड्स। इन सारे फॉर्म्स में पेस्टिसाइड पाया जाता है, यानी कि ये इसके पार्ट्स हैं। या हम बोल देंगे एग्जांपल की पेस्टिसाइड किस प्रकार के पाए जाते हैं, रोडेंटोसाइड, रोडेंटिसाइड्स आप बोल सकते हैं, फंगीसाइड, ठीक है। तो यहां इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, रोडेंटिसाइड, फंगीसाइड, एल्गेसाइड्स, एल्गेसाइड। तो ये बेसिकली 5 तरीके के हमने वो लिखे हैं। इसके अलावा जो है हम इसमें बैक्टीरियासाइड्स भी लिख सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स का काम क्या होता है, कीटनाशक होते हैं। ये कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं, मार देते हैं, जो कि प्लांट्स में या क्रॉप फील्ड्स में जो खेतों में लगे होते हैं। हर्बिसाइड्स का होता है कि जो पौधे खरपतवार जो होता है, जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो कि क्रॉप फील्ड में उगाते हैं, उस वहां पे हम हर्बिसाइड्स का छिड़काव करते हैं और उसको रिमूव करते हैं वहां से। रोडेंटोसाइड्स है, जैसे इसमें कि माइस और रैट्स को जो किल करने के लिए जो भी दवाइयां दी जाती हैं पेस्टिसाइड्स के अंतर्गत वो आती है, वो रोडेंटोसाइड्स पे लेते हैं। बात करते हैं बच्चों फंगीसाइड्स पे। तो बेसिकली फंगी जो भी होती है, जो आप देखोगे व्हाइट कलर के फंगस लग जाते हैं, उसके रिमूवल्स के लिए बेसिकली हम लोग फंगिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है एल्गीसाइड्स। एल्गी मतलब काई होती है, काई वो जो ग्रीन ग्रीन कलर की खेतों में परत जम जाती है, तो उससे भी काफी नुकसान होता है। तो एल्गीसाइड्स के रिमूवल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्गे के रिमूवल के लिए, यानी काई के रिमूवल के लिए हम लोग एल्गीसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में है बैक्टीरियोसाइड्स, यानी कि कोई भी तरीके का बैक्टीरिया ना उत्पन्न हो वहां पे, तो बैक्टीरिया रिमूवल के लिए हम लोग बैक्टीरियोसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि इंसेक्टिसाइड्स के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ऑर्गोक्लोरीन्स और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आप यहां पे लिख सकते हैं।
ऑर्गेनो क्लोरीन और ऑर्गेनो फॉस्फेट्स। ये पेस्टिसाइड्स के कुछ एग्जांपल हैं। मैं इसको एग्जांपल 1 और 2 में लिख देता हूं, यहाँ पे सॉरी पॉइंट 1 और 2 में लिख दे रहा हूं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। अगर हर्बिसाइड्स की बात करते हैं तो हर्बिसाइड्स में जो आपका वो है एग्जांपल है, आप इसमें ग्रामोसोम्स, हर्बिसाइड्स में एग्जांपल में ग्रामोसोम, ये एक तरह का हर्बिसाइड्स होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और रोडेंटासाइड्स मैंने आपको बताया कि रैट और माइस को मारने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और फंगीसाइड्स पे मैन्कोसाइड्स, फंगीसाइड्स में मैन्कोसाइड नाम की फंगीसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ टाइप के पेस्टिसाइड्स हमने पढ़ लिए हैं। अब अगर हम यहाँ फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which improve the plant growth, यानी कि ये प्लांट ग्रोथ या प्लांट के डेवलपमेंट में क्या करते हैं बच्चों? मदद करते हैं। और अगर हम क्लियरली फर्टिलाइजर्स को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो फर्टिलाइजर्स दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम लिख लें तो पहला होगा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड सेकंड होता है इनऑर्गेनिक। फर्टिलाइजर्स एक्चुअली क्या होता है कि ये मिटिगेट करता है प्लांट्स में न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी को, यानी कि अगर प्लांट्स में न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी कम है तो ये उस डिफिशियंसी को पूरा करता है, यानी वो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी को बढ़ाता है। और खाद का इस्तेमाल हम लोग इसी करते हैं। और अगर मैं आपको सामान्य लैंग्वेज में बोलूं तो खाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यानी कार्बनिक तरीके से और अकार्बनिक तरीके से बनाई जाती है। तो अगर हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में क्या होते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे जो एनिमल वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, जितने भी पेड़ पौधों के लीव्स जो टूट जाती है पेड़ों से, तो ये जिस भी प्रकार के कार्बनिक वेस्टेज होते हैं, आप इसमें काऊ डंग ले लीजिए या कोई भी चीज ले लीजिए, तो उनका क्या करते हैं प्राकृतिक तरीके से उसको मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरी चीज, ये चीज हमें, और आपने कंपोस्टिंग मैंने आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाया था, सॉरी मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं, कंपोस्टिंग आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाया था। तो इन सबका जो एंड प्रोडक्ट है वो मैन्योर के फॉर्म में मिलता है, जो कि कंपोस्टिंग के द्वारा प्राप्त होता है हमें। तो जो भी लीव्स हैं, सड़े गले पेड़ पौधे हैं, मृत जीव जंतु हैं, या काऊ डंग हो गया, एनिमल डंग, किसी भी प्रकार के एनिमल डंग होगा, इनको क्या होता है कि काफी समय तक प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बाद, यानी नेचुरल सिस्टम में इनको कोई गड्ढा खोद के रख दिया जाता है या डायरेक्टली क्रॉप फील्ड में छिड़क दिया जाता है। तो ये समय के साथ क्या होता है कि अपने आप अपने अंदर परिवर्तन करती है, धीरे धीरे ये क्या करते हैं एक तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यानी कि एक तरह का खाद बना लेते हैं। जैसे गोबर खाद हम लोग जानते हैं गाँव में बनती है, तो वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आता है। अगर हम बात करें इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बच्चों, तो देखिए ये आर्टिफिशियली बनाई जाती है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जो कि केमिकली होती है, केमिकल सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं। और केमिकल सब्सटेंसेस मिलाने के बाद कुछ प्रक्रिया के बाद हमारी क्या होती है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है तैयार हो जाता है। तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं बच्चों, तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल में सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स पॉइंट वाइज बच्चों लिख लीजिएगा। फर्स्ट सेकंड आप यहां पे लिख लीजिए अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। थर्ड आप यहां पे बच्चों लिख लीजिएगा। तो यहां पे पहला मैंने बताया सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, सेकंड है अमोनियम सल्फेट एंड नेक्स्ट इज पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ये थर्ड पॉइंट हो गया। एक और लिख लेते हैं हम इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, जिसको हम कहते हैं ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। तो बच्चों ये कुछ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के हमने नाम बता दिए हैं, जिसमें आपका पहला है सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फिर है अमोनियम सल्फेट, नेक्स्ट इज पोटेशियम क्लोराइड एंड ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। तो ये बेसिकली क्रॉप फील्ड में ये फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। और देखिए जो आपके इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं
ये अगर एक्सेस में हो जाए, यानी बहुत ज्यादा एक्सेस में अगर हम क्रॉप फील्ड में दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो खेतों की उर्वरक क्षमता होती है, यानी क्रॉप फील्ड की जो उर्वरक क्षमता होती है, जो उनकी क्रॉप यील्डिंग कैपेसिटी होती है, वो उसको बहुत मिनिमाइज कर देता है। तो इसलिए इसका बहुत कम और बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में इस्तेमाल करना चाहिए। और आई थिंक हमारे देश में किसान ऐसा करते भी हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में डैमेज करता है हमारे खेतों को। तो चलिए, अब ये चीज तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स में आपको मेन जो देखिए मैंने आपको अंदर समझाना था कि पेस्टिसाइड्स जो है उन्हें कीटनाशक कहते हैं, फर्टिलाइजर्स खाद होती है। बहुत सारे बच्चे क्लास 4 5 से ये चीज पढ़ते रहते हैं, बट एक्चुअल में जब कभी भी उनसे पूछा जाता है पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर में डिफरेंस, तो बता नहीं पाते। उन्हें लगता है ये खेत में दोनों ही इस्तेमाल होती है और दोनों ही उन्हें एक कीटनाशक जैसा लगता है। तो ये डिफरेंस आप लोग अब हमेशा के लिए याद रखिएगा। और अब हम क्या करते हैं, एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स। तो एग्रोकेमिकल्स की बात तो मैंने आपसे कर दी, उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं उस पर बात करते हैं। इसमें पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, प्लीज पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं एग्रोकेमिकल के इफेक्ट्स की। इसमें पहला है इफेक्ट ऑन सॉइल। इससे आंसर लिख लेते हैं हम। फर्स्ट है इफेक्ट ऑन सॉइल, यानी एग्रोकेमिकल्स का सॉइल पे यानी कि मिट्टी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो बेसिकली may kill the beneficial bacteria, यानी कि क्रॉप फील्ड में पाए जाने वाले जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उनको भी क्या करता है, केमिकल्स क्या कर देते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरी चीज, इंक्रीज नाइट्रेट लेवल ऑफ सॉइल, इंक्रीज नाइट्रेट लेवल ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल में जो नाइट्रेट का लेवल होता है वो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी में एक्सेस कर देते हैं। नेक्स्ट इज अल्टर पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की जो पीएच वैल्यू है, अल्टर का मतलब बेटा इसका कम या ज्यादा, यानी कि उतार चढ़ाव करते रहता, बदलता रहता है। तो अगर हम सॉइल में जो हमारा एग्रोकेमिकल्स है उसको कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं पीएच रेंज को हमारे प्रभावित करती है। क्योंकि देखिए, जो सॉइल की जो पीएच वैल्यू होती है, सॉइल की जो पीएच वैल्यू होती है वो नियर अबाउट 7 लिया जाता है। और 7 इसलिए क्योंकि पीने के पानी की भी पीएच वैल्यू हम नियर अबाउट 7 लेते हैं। वैसे पीने के पानी की पीएच वैल्यू 6.5 टू हम 8.5 के बीच लेते हैं, क्योंकि अगर हम 7 जो होता है वो हमारा उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल पॉइंट होता है पीएच वैल्यू के हिसाब से, तो हम 7 मानते हैं। बट पीने के पानी की अगर आपसे कोई पीएच वैल्यू पूछे कि पीने के पानी की एग्जैक्ट पीएच वैल्यू क्या होती है, तो हम से 6.5 टू 8.5 लेते हैं ppm में, या पीएच वैल्यू लेते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपसे कोई सॉइल की पीएच वैल्यू पूछे तो ये क्या होता है कि लगभग 7, यानी नियर अबाउट 7, न 7 से कम न 7 से ज्यादा, हम 7 बताते हैं क्योंकि पीने के पानी की पीएच वैल्यू सेम होती है। तो जब पीने के पानी की पीएच वैल्यू सेम है तो सिंपल सी चीज, क्रॉप फील्ड जो खेतों में उगती है उसको जो पानी दिया जाता है वो भी वही होता होगा, अदरवाइज क्या होगा कि हमें वो नुकसान करेगी कहीं कहीं। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, अल्टर द पीएच वैल्यू। अब हम अपना फोर्थ पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ, किल सॉइल ऑर्गेनिज्म, किल सॉइल ऑर्गेनिज्म, यानी और भी ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में पाए जाते हैं ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, टॉक्सिसिटी एंड प्रोडक्शन इन क्वालिटी ऑफ सॉइल, यानी कि पहली चीज टॉक्सिसिटी, यानी कि जहरीली, ये गैसेस जहरीली होती है, ये जो एग्रोकेमिकल्स होते हैं काफी जहरीले होते हैं। तो इससे क्या होता है, क्रॉप फील्ड्स में या जो भी मैदानों में जहां पर भी हम इनका छिड़काव करते हैं या जिस एयर में पाए जाते हैं, ये उसको टॉक्सिक बना देते हैं। दूसरी चीज, ये जो रिडक्शन क्वालिटी ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की क्वालिटी को भी धीरे धीरे क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये जो बच्चों बात हो गई इफेक्ट्स ऑन सॉइल की, एग्रोकेमिकल्स का सॉइल पे क्या इफेक्ट है, और खासतौर पे इसमें पेस्टिसाइड का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से इफेक्ट करते हैं हमारे सॉइल फील्ड्स को। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑन वाटर। तो चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, इफेक्ट्स ऑन
वाटर स्टार्ट करते हैं। चलिए अब इफेक्ट्स ऑन वाटर की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं, वाटर बिकम अनफिट फॉर कंजप्शन। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यानी कि पीने का पानी जो है वो पीने योग्य, यहां पे वाटर बिकम अनफिट फॉर कंजप्शन, यानी कि पानी पीने योग्य नहीं रहेगा क्योंकि वहां पे एग्रोकेमिकल्स की क्वांटिटी ज्यादा हो गई। सेकंड थिंग इज इफेक्ट्स ऑन वाटर में पहला हमने लिखा वाटर बिकम अनफिट फॉर कंजप्शन, सेकंड लिखेंगे एल्गे ग्रोथ, एल्गे ग्रोथ हो जाएगी बहुत ज्यादा। थर्ड इज एल्गे ग्रोथ क्यों होगी? एल्गे ग्रोथ होने का मतलब है पानी में बच्चों की मेलेड यूट्रोफिकेशन प्रोसेस, यानी यहां पे यूट्रोफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। मेलेड यूट्रोफिकेशन ड्यू टू एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट। यानी हम ये कह रहे हैं कि वाटर अनफिट होगा, वाटर में एल्गी ग्रोथ होगा, और एल्गी ग्रोथ कब होता है? जब न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी वाटर में ज्यादा होती है, और जब वाटर में न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो वो प्रोसेस यूट्रोफिकेशन हो जाती है, यानी यूट्रोफिकेशन ऑफ लेग्स प्रोसेस कहलाती है। और जब यूट्रोफिकेशन ऑफ लेग होगा तो उसमें क्या होता है? एल्गे ब्लूम होता है, यानी एल्गे की एक मोटी चादर पानी के ऊपर बन जाती है, काई की एक मोटी चादर बन जाती है। तो ये एकदम रिलेटेड टर्म्स है। इससे पहले वाले वाटर पॉल्यूशन जब मैं चैप्टर टॉपिक पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने वहां पे एल्गे ग्रोथ क्या होती है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है, एल्गे ब्लूम क्या होता है, मैंने आपको डिस्कस किया था। तो प्लीज सेकंड लेक्चर आई थिंक वाटर पॉल्यूशन पे हमने बताया था, तो उसको आप लोग जरूर देखिए। थर्ड लेक्चर हमने बनाया था, तो उसको जाके वहां पे जरूर देखिएगा। और अब लास्ट पॉइंट हम इससे बात कर लेते हैं, आफ्टर यूट्रोफिकेशन इफेक्ट्स ऑन aquatic animals due to water pollution। यानी कि एक्वाटिक एनिमल्स को काफी अफेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर्स होंगे या पेस्टिसाइड्स होंगे, एग्रोकेमिकल्स होंगे, जब ये पानी में मिलेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या करेंगे? वाटर को पॉल्यूट करेंगे। और सिंपल बात है कि पॉल्यूटेड वाटर जो है वहां के एक्वाटिक लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा या डिस्ट्रॉय भी कर सकता है काफी हद तक एक्वाटिक लाइफ को। तो ये हमने बच्चों इफेक्ट ऑफ वाटर पढ़ लिया, एग्रोकेमिकल्स का वाटर पे क्या इफेक्ट है। अब हम बेसिकली पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑन एयर। अगर हम एयर पे इफेक्ट की बात करेंगे, ये पॉइंट 2 चल रहा था हमारा यहाँ पे, पॉइंट 1 ही पड़ गया, सॉरी पॉइंट 3 है इफेक्ट्स ऑन एयर। इफेक्ट ऑन एयर, तो इफेक्ट ऑन एयर की अगर आप बात कर लीजिए यहाँ पे, तो रेसिड्यू and residue and chemical particles रेसिड्यू और केमिकल पार्टिकल्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? एयर पॉल्यूशन का कारण बनते हैं, यानी एयर को पॉल्यूट करते हैं। और जब ऐसी हवा हम लेते हैं या एयर में ये मिक्स होती है तो कहीं कहीं ये हार्मफुल होती है और एयर को बहुत बड़ी क्वांटिटी में ये पॉल्यूटेड करती है। तो रेसिड्यू का मतलब होता है बच्चों अवशेष, यानी केमिकल्स के जो अवशेष होते हैं या केमिकल पार्टिकल्स है उसके ड्रॉपलेट जो हवा में उड़ते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक एयर के थ्रू, तो ये क्या करते हैं? एयर को काफी हद तक पॉल्यूट करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट जो हमारा है, इफेक्ट ऑन वाटर हो गया, इफेक्ट ऑन एयर हो गया। अब है इफेक्ट ऑन ह्यूमन, क्योंकि एट में लास्ट में देखिए इस अर्थ में रहते तो हम ही लोग हैं, तो ह्यूमन पे इफेक्ट जब तक नहीं पड़ेंगे तब तक किसी भी चीज का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम नहीं तो इस सभी चीजों को पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। तो इफेक्ट ऑन ह्यूमन, क्योंकि एग्रोकेमिकल्स या जो भी ये पॉल्यूशन हो रहा है इसका ह्यूमन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको रफ कर ले रहा हूँ, आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा। इफेक्ट ऑन ह्यूमन देख लेते हैं। तो बच्चों बात करते हैं इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ की, एग्रोकेमिकल्स का ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है। तो यहां पे देख लीजिए, इट कॉसेस वैरायटी ऑफ डिजीज फ्रॉम केमिकल्स लाइक सिंपल skin and eye irritation।
यानी जलन महसूस होगी हमें। स्किन और आइस पे क्या होती है, एक जलन महसूस होती है। तो ये क्या होता है, ह्यूमंस पे इफेक्ट्स होता है किस चीज का, एग्रोकेमिकल्स का। और सेकंड पॉइंट में अगर हम बात करें जो मेन इंपॉर्टेंट है कि ये अफेक्ट करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, तो इट अफेक्ट्स nervous system, causes cancer. Also, reproductive problems can cause nerve damage. नर्व डैमेज, इनफर्टिलिटी लिख दीजिए आप लोग, इनफर्टिलिटी, हार्मोनस डिसऑर्डर एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी। तो बच्चों यहां पे देखिए ह्यूमन हेल्थ में हमने 2 पॉइंट्स आपको लिखा है। पहला है इट कॉजेस अ वैरायटी ऑफ डिजीज फ्रॉम केमिकल्स लाइक सिंपल स्किन और इरिटेशन, यानी आंखों और स्किन पे जो है जलन होती है। दूसरी चीज है इट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, यानी ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम भी होती है जिसकी जो कि नर्व को डैमेज कर देता है। इनफर्टिलिटी जो बेसिकली की महिलाओं में प्रॉब्लम हो जाती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये हार्मोनस डिसऑर्डर और न्यूरोटॉक्सिसिटी का कारण बनती है, यानी कि आपके सर में या हेडेक हो रहा है या दर्द हो रहा है या मान लीजिए कोई जेनेटिक प्रभाव डालता है। हमने पहले ही बात कर चुके थे कि जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं काफी बुरा और काफी टॉक्सिक प्रभाव छोड़ते हैं, क्योंकि बेसिकली देखिए ये बच्चों इसमें न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी पाई जाती है। न्यूट्रिएंट को हम एनर्जी के रूप में लेते हैं। अगर खेतों में फर्टिलाइजर्स और इसकी क्वांटिटी पाई जाती है तो कहीं ना कहीं ये क्रॉप के थ्रू, जब हम क्रॉप को खाने के रूप में लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी इसके कुछ ना कुछ अवशेष आ जाएंगे, जो जिसकी वजह से कि हमें काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जो फूड पॉइजनिंग के केसेस आपने इंडिया में सुने होंगे वो इसी का एक रूप है कि कहते हैं फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग का मतलब फूड नहीं खराब था, बट हाँ फूड में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी एक्सेस क्वालिटी हो गई थी, यानी आर्टिफिशियल अगर आप फर्टिलाइजर्स की बात करिए या पेस्टिसाइड की बात करिए, जब क्रॉप उनकी क्वांटिटी को ज्यादा ले लेता है और कहीं न कहीं उनसे हमें वो चीज ट्रांसफर हो जाती है। इसके लिए मैंने आपको बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन 2 प्रोसेस पढ़ाई थी। तो उस वजह से हमें भी इन बीमारियों का क्या हो जाता है, समावेश हो जाता है। तो बच्चों ये पूरा आज हमने जो डिस्कस किया था एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पहले हमने पढ़ा था एयर पॉल्यूशन, पढ़ा था वाटर पॉल्यूशन, पढ़ा था एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट पढ़ चुके हैं हम लोग। और अब बेसिकली हमारा जो मेन टारगेट है कि हमें अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेक्चर आपके लिए बनाऊंगा वो होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग पे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजेदार लेक्चर होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा बच्चों और नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए और बहुत जल्दी हम बनाएंगे। बीच में थोड़ा सा हेल्थ की वजह से मैंने अभी रिसेंटली कोई लेक्चर नहीं बनाया था, तो थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया है। तो खैर अगला वीडियो बहुत जल्दी ही मैं आपके लिए लेकर आऊंगा और लगातार आप हमें कमेंट्स के थ्रू बताते रहिए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। अगर कोई सजेशंस हो तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। और दूसरी चीज ये है बच्चों, मैंने कई बार आप लोगों से कहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशंस नहीं देते हैं अपने, प्लीज उस पर कमेंट करिए, लाइक का बटन जरूर दबाए करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। और हमें इंतजार रहता है आपकी कमेंट्स का कि जो भी बच्चे हमारे वीडियोस को देख के पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि वीडियोस कैसे बन रहे हैं, लेक्चर से उनको क्या क्या नॉलेज मिल रही है। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करिए, सिर्फ देखकर आगे मत बढ़ जाइए, पूरी तरीके से देखिए और समझिए और जो भी चीजें एक्सपेक्टेड है उसके लिए हमसे क्वेश्चन पूछिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे ग्रीन हाउस गैस एंड देयर इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।